हेलो एवरीवन। आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज कहानी की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राही कहानी। यह हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और यूनिट 7 में है ये राही कहानी। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें हम सबसे पहले पात्रों के नाम पढ़ेंगे, उसके बाद में जो कहानी का सारांश है वो पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस तरह के प्रश्न हम कुछ देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि कहानी से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लास्ट तक इसमें बने रहेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और ये जो है ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संग्रहित है। ये उनका अंतिम कहानी संग्रह माना जाता है। 1947 इसका प्रकाशन वर्ष है कहानी संग्रह का। और इसमें कुल 12 कहानियां संकलित है। इसमें कौन कौन सी कहानियां संकलित है ये देख लीजिए। रूपा, दुराचारी, कैलासी नानी, मंगला, बियाहा, हींगवाला, कल्याणी, राही, दो साथी, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह। ये सभी इसमें कहानी संग्रह है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कहानी किस कहानी संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं संकलित है, उनका नाम दे करके ऐसे कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी कहानी या उपन्यास हम कुछ कुछ भी पढ़ रहे हैं तो लेखक की जो भी कहानी संग्रह है या जिस संग्रह में हमारी वो कहानी संकलित है तो उसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। राही कहानी का जो मुख्य तथ्य है वो है कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता अनीता इस कहानी की पात्र है। और ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है राही कहानी की पात्र के बारे में। तो इसमें कुछ ज्यादा पात्र नहीं है, इसलिए आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा कि जो अनीता है ये राही कहानी की पात्र है। अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी हुई एक कहानी है। इसमें एक कहानी के अंत में ये रहता है कि अनीता जो है वो एक स्वप्न भी देखती है और उसी स्वप्न को वो साकार करना चाहती है। तो उस तरह की ये कहानी है। और इसमें जो परिवेश होता है वो जेल का परिवेश होता है। और कहानी में जो मुख्य पात्र है वो राही। इसमें राही का कोई नाम नहीं दिया गया है तो इसको कहानी में राही ही कहा गया है, तो हम भी यहाँ राही ही कहेंगे। मांगरोरी जाति होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है ये कि मांगरोरी जाति होती है किसकी, राही की। और एक गरीब असहाय स्त्री है, पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में जेल जाती है। ये उस समय की जो न्याय व्यवस्था होती है उस पर ये करारा व्यंग है कि उस समय की न्याय व्यवस्था कितनी खराब रहती है कि एक गरीब असहाय को खाने के लिए उसे पुलिस पकड़ करके ले जाती क्योंकि वो अनाज की चोरी करती है। और अनीता कौन है, अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। यानी दोनों ही स्त्रियां जेल में बंद है, लेकिन दोनों के जो रहन सहन और जो न्याय व्यवस्था है उसमें क्या क्या अंतर है ये यहाँ पे दिखलाया गया है। अनीता जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली स्त्री है जो जेल में बंद है, और राही जो है वो अनाज की चोरी में जेल में बंद है। और इसमें कुछ गौण पात्र भी हैं, जैसे राही का पति होता है जिसके बारे में इसमें कहानी में जिक्र आता है। तो वो जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं, पुलिस की मार से वो मर जाता है। एक बच्चा भी है राही का, उसका भी जिक्र इस कहानी में आया हुआ है, जिसके लिए वो राही जो है वो अनाज चोरी करती है बच्चे के लिए, तो उसका भी जिक्र आया है। राही का बेटा है जिसके लिए वो अनाज चोरी करती है। और कुछ विशेष चीजें हैं इसमें जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस तरह के कुछ विशेष तथ्य हैं। जैसे कि ये कहानी जो है वो संवादात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। यानी ये कहानी का प्रारंभ ही संवाद से होता है। और एक तरह से ये अनीता अपने आप में जो भी सोचती है, जो उस समय के परिवेश के बारे में
उस समय की न्याय व्यवस्था और देश की स्थिति के बारे में, वहाँ की जनता की स्थितियों के बारे में, तो उसी पर इसलिए उसको आत्मकथात्मक कहानी माना जाता है, राही कहानी को। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, स्त्री वेदना की झलक है। और ये मांगरोरी जाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग मांग कर खाते हैं, इन्हें कोई भी काम नहीं देता है, ये मांग कर खाते हैं। इसमें राष्ट्रभक्ति का चिंतन एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। इसमें राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति में अंतर बतलाया गया है कि किस तरह से राष्ट्रभक्ति अलग चीज है और ये सत्ता भक्ति अलग चीज है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का भी चित्रण किया गया है और गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का भी चित्रण किया गया है इसमें, कि गरीबों को किस तरह से पुलिस जो है वो सताती है। गरीबी की समस्या का चित्रण है और मानव धर्म की प्रतिष्ठा का चित्रण है, यानी कि मनुष्य का ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य का क्या धर्म है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, वो भी अनीता ने इसमें समझाया है। अपने सोच से, अपने जो स्वप्न वो देखती है तो उससे वो इसमें बताती है। जो राही होती है वो सिर्फ 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है और राही को 1 साल की सजा मिलती है। इस कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर भी व्यंग्य किया गया है। इस कहानी की जो कुछ पंक्तियां हैं वो हम देखेंगे कि प्रमुख पंक्ति क्या है इसमें। इन पंक्तियों से आपको कहानी का भी अंदाजा लग जाएगा। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। ये जो है वो अनीता कहती है, अनीता जो है वो राही से कहती है कि तूने चोरी क्यों की, तू मांग लेती, मजदूरी कर लेती। मंगरोरी है वो तो मांग भी नहीं सकती, मतलब मांग कर ही खा सकती है। मंगरोरी जाति का ये उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि मंगरोरी जाति का मतलब होता है मांग कर खाने वाली, और उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती है। तो ये राही से अनीता पूछती है, तो ये कहती है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख ना मिले तो, ये भी अनीता का ही कथन है, ये अनीता पूछती है उसे राही से, तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में आ, बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। बाजार में नहीं, बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागे ही थे कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये राही और अनीता के मध्य संवाद का ये कुछ अंश है, क्योंकि ये कहानी आपका संवाद से ही शुरू होता है। राही कहती कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यानी कचहरी में भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसने भूख से पीड़ित होकर के अपने बच्चों के लिए अनाज चुराया था, और इस बात पर सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती है। अब अनीता ये चीजें सोचती है कि अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं, यानी भरपेट अन्न भी गरीबों को नसीब नहीं है। तो ये बातें अनीता जो है वो सोचती है। यहाँ लिखा भी है कि उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मतलब कि ये जो सरकारी वकील है वो, उनकी सारी चालाकी और जिरह किस लिए होती है, ताकि उन लोगों को जो गरीब है उनको जेल भेज दिया जाए, उनके ऊपर उनका कोई बस नहीं चलता है और वो अन्याय के खिलाफ वो लड़ भी नहीं पाते हैं।
तो इसलिए अनीता ऐसा सोच रही है कि एक ओर तो ये कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर है हम लोग, अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता है। ये अनीता उन लोगों के बारे में कहती है, यानी खुद के बारे में ही कहती है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में है, तो उन लोगों के लिए ये अनीता ऐसा कह रही है। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम लोग कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से हम आगे सुनाते हैं, मतलब बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि ये आत्मगौरव, तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। यानी ये जेल जाने वाले लोगों के परिस्थिति के बारे में मैंने कहा था कि उसी तरह की बातें हो रही है कि दोनों ही जेल जाने वाले हैं, लेकिन जो गरीब है वो जेल में जाकर जो यातनाएं हैं वो कष्ट भोगते हैं, जबकि जो राजनीतिक वर्ग से लोग जो आते हैं वो जेल जा कर के ए क्लास बी क्लास के लिए लड़ते हैं, और वो अपने जेल यात्रा को अपना आत्मगौरव समझते हैं। उसे बाद में बताया जाता है कि मैंने इतनी जेल यात्राएं की, और वो बाद में क्या होता है कि जो राजनीति में है उन्हें संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या बना दिए जाते हैं। तो अनीता सोच रही थी कि कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। ये नेताओं के बारे में दिया जा रहा है कि नेता उधर जिस तरह से अपना बदलते हैं, जो आम आदमी भी है, जो नेता नहीं भी है, यानी खद्दर ना पहनते, यानी कि जो पहले कांग्रेसी नहीं थे। खद्दर नहीं पहनने का अर्थ है कि जो पहले कांग्रेसी नहीं थे वो भी आज ये देख रहे हैं कि जब कांग्रेस के हाथ में शक्ति है तो वो कांग्रेस भक्त बन गए हैं। ये आज़ादी के समय की बातें हो रही हैं इसमें, क्योंकि उस समय का राजनीतिक परिवेश क्या था। और वो कांग्रेस होने के बाद क्या पहनने लगे, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता यहाँ ऐसे लोगों को देशभक्त नहीं कह रही है, ऐसे लोगों को सत्ता भक्त कह रही है कि जो सत्ता के की भक्ति करते हैं। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें तो सचमुच, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। मतलब ये मांगरोली जाति के बारे में बताया जा रहा है कि जो किसान है वो तो गरीब है ही, लेकिन ये मांगरोली जाति की स्थिति जो है वो उससे भी ज्यादा दयनीय है। ये और शिक्षा और अज्ञान इतना ज्यादा है कि ये खुद ही इनका अपने आप को ये समझते हैं कि बस इनका चोरी करना ही इनका काम है, तो ये एक दूसरे को चोरी की ही शिक्षा देती हैं। संसार की मृग मरीचिका में हम भूल जाते हैं लक्ष्य को। सत्ता के ऊपर तक पहुंच पाने की कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर भला कौन सा मानव धर्म है। ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। ये इस तरह ये पंक्ति देकर के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी से आई हुई है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा
मानव धर्म है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस कहानी से। ये मुक्तिबोध का कथन है, कहानी के बारे में मुक्तिबोध ने कहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और अस्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। और अब कुछ प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। राही कहानी में राही ने क्या चोरी किया था? 4 ऑप्शन है यहाँ। पैसे, बिस्किट की चोरी, नाच की गठरी या सोने चांदी के गहने। क्या चोरी किया था उसने? नाच की गठरी। दूसरा प्रश्न है, सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित है? तो इसमें कुल 12 कहानियां संकलित है। सीधे साधे चित्र नामक कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां संकलित है। ये सब पीवाई की हुई हैं, जो पिछले साल कई सालों में जो प्रश्न उत्तर आए हैं तो उनसे ही मैंने लिया है ये सब प्रश्न। राही कहानी की निम्न पंक्ति को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि सभी एक साथ दिख सके। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। दूसरा है, उस दिन घर में खाने को नहीं था। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। ये दूसरा है। तीसरा है, अनीता की आत्मा बोल उठी। वास्तव में सच्ची भक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में ही है। चौथा है, हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के साथ ही कांग्रेस को राज के मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और जाने क्या क्या हो जाते हैं। तो इसमें से इसको पंक्ति को क्रम से लगाना है और इसमें सही उत्तर होगा। जो पंक्ति हम लगाएंगे तो इसमें देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले होगा ये उस दिन, ये क्योंकि जो वार्तालाप से प्रारंभ होता है तो वार्तालाप में जो सबसे पहले है वो यही कहा गया था कि उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। तो ये जो है वो सबसे पहले होता है बी। तो यहाँ हम देखेंगे कि बी कहाँ पे है। तो इसमें दो दो में आता है बी। तो हम इन दोनों को पहले हम छोड़ देंगे और हम इन दोनों को देखेंगे कि बी है, ए, ई। ये तीनों सेम है, बी, ए, ई। मतलब कि बी के बाद ए होता और ए के बाद ई आता। अब सी और डी में हम देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है, पहले सी आता है या पहले डी आता है। तो पहले डी आएगा क्योंकि ये अंतिम पंक्ति है, अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में। तो हमारा सही उत्तर होगा 3। ये हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है? कौन कौन सी कहानी संकलित है? तो इसमें सी, डी और ई कहानी संग्रह जो है वो इसमें संकलित है। सी, डी और ई यानी कि राही, रूपा और 3 बच्चे, ये हमने देखा था, शुरुआत में ही मैंने बताया था। और ये पीवाईक्यू है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ये सी, डी और ई जो है ये कहानी संग्रह हमारे इसमें सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। राही, रूपा और 3 बच्चे, ये सीधे साधे कहानी संग्रह में संकलित है। अब यहाँ पे है कि राही नामक कहानी में राही ने कितना अनाज चोरी किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 5-6 सेर। वो राही कहती ना कि अनाज कितना था, तो 5-6 सेर, बस सिर्फ 5-6 सेर अनाज चोरी किया था। ये सेर जो है वो उस एक जैसे किलो होता है, तो ये सेर मतलब कि आधा किलो को पहले सेर बोला जाता था। एक सेर मतलब कि आधा किलो। आधा किलो पूरा नहीं होता था, 500 ग्राम से कुछ कम होता था, तो उसको आधा किलो ही माना जाता था। राही नामक कहानी में राही को कितने दिन की सजा मिली थी? 6 महीने, साल भर, 2 साल या 3 साल? तो इसका सही उत्तर है साल भर की सजा मिली थी राही कहानी को। जो नायिका है राही कहानी की, मांगरोली जाति की है, तो उसको 1 साल की सजा मिली थी। राही नामक कहानी में राही चोरी करने पर क्यों मजबूर हुई? तो इसका सही उत्तर है, ये बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उसके लिए खाना लाने के लिए, मतलब खाना जो कि एकदम बिल्कुल बेसिक ज़रूरत है, तो उसके लिए खाना के लिए वो चोरी की। ये सब चीज़ें तो बाद में आती है, बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों के लिए खिलौना या कुछ, तो खाना जो है वो हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है, जो कि होनी ही चाहिए, हर किसी को ये पूरा होना चाहिए। और आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही शेयर भी कीजिएगा बाकी बच्चों को जो भी मेरी क्लास को देखना चाहते हो और जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद।